स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 4 आपके इवेंट मैनेजमेंट का। तो कल हमने जहाँ तक चीज़ें छोड़ी थी वहाँ तक हम सारी चीज़ें एक बार फिर रिकैप करेंगे। जहाँ हमने चीज़ें छोड़ी थी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हमने अब तक यहाँ तक आपके की टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपका डे 4 का टॉपिक होगा इवेंट क्लासिफिकेशन। 5 Cs फ्रेमवर्क तो एक पर्सनल प्रॉपर एक डे पे होगा, बट आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा द 5 Cs फ्रेम ओ सॉरी इवेंट क्लासिफिकेशन। अब बेसिकली इवेंट क्लासिफिकेशन जो होता है, जब तक एक बार के लिए सारे बच्चे ये केवल इसी स्लाइड को देख के ये मत सोचिए कि आपका इवेंट क्लासिफिकेशन केवल इतना सा है। इवेंट एक क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, आपको वो अभी दिखेगा, थोड़ी देर में दिखेगा। जब तक सारे स्टूडेंट आते हैं हम स्टार्टिंग टू एंड रिकैप करेंगे सारी चीजें। ठीक है, फिर भी हम एक बार के लिए 2 मिनट वेट करेंगे जिससे सारे स्टूडेंट्स आ जाएं। हाँ, सब लोग आ चुके हैं तो हम लोग इवेंट क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो जो इवेंट क्लासिफिकेशन होता है, हर एक इवेंट जो बच्चों होता है वो अलग अलग लेवल्स पे होता है कि उस इवेंट का पर्पस क्या है, उस इवेंट का बजट क्या है, उस इवेंट का गोल क्या है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमने काफी सारे इवेंट्स बांटे हैं। अब जैसे कि क्या होता है ना कि आपको मैं बताता हूँ, इसमें जैसे कुछ कैटेगरी लिखी हुई ये होते, ये तो टाइप ऑफ इवेंट्स है। कॉर्पोरेट, सोशल, कल्चरल, स्पोर्ट्स, ये तो टाइप ऑफ इवेंट्स है। अब इनके टिपिकल एग्जांपल्स है जो मैंने आपको अब तक बताए भी हैं। कॉन्फ्रेंसेस, एनुअल जनरल मीटिंग, प्रोडक्ट लॉन्चेस, वेडिंग एनिवर्सरीज, गाला अवार्ड सेरेमनीज, म्यूजिक फेस्टिवल्स, आर्ट एग्जीबिशंस, मैराथन्स, टूर्नामेंट्स, लीग्स। और साथ में अब हमें क्या देखना है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम यहाँ पर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि ये सब चीजें क्या क्या होती हैं। ठीक है, आज का पूरा लेक्चर इवेंट इवेंट क्लासिफिकेशन के ऊपर ही होगा। और जो बच्चे अब तक पुराना रिकेप नहीं कर पाए उनके लिए मैं जस्ट एक बार के लिए 3 से 4 मिनट के लिए मैं पुराना रिकेप आज पुराना रिकेप कर देता हूँ। एक बार के लिए जो बच्चे अब तक मिस एब्सेंट भी थे उन सब चीज़ों के लिए भी मैं कर देता हूँ। सबसे पहले हमने इवेंट मैनेजमेंट समझा था कि इवेंट क्या होता है, मैनेजमेंट क्या समझा,
मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि ये कैसे सेंस ऑफ प्राइड क्रिएट करता है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, कल्चरल डेवलपमेंट करता है, टूरिज्म डेवलपमेंट करता है, ठीक है। फिर हमने समझा था कि इवेंट टर्म किन ने दी, ग्लेन ने बोर्डिन के बारे में हमने देखा था, हमने डेफिनेशन वगैरह इनकी देखी थी कि इनकी क्या यूनिकनेस वगैरह होनी चाहिए, ये सब हमने देखी थी। गिलेन ने बोर्डिन के बारे में हमने पढ़ा था, जो लीड्स पिकेट यूनिवर्सिटी के बारे में, तो ली जागो रोबिन एंड शो ऑस्ट्रेलियन एकेडमिक रिसर्चर थे, उनके बारे में हमने देखा था। उन्होंने स्पेशल इवेंट्स के 6 फीचर्स बताए थे, वो हमने देखा था। उसके आगे हमने टाइप ऑफ इवेंट्स देखे थे, इसमें कॉर्पोरेट इवेंट, प्राइवेट एंड सोशल इवेंट, कल्चरल एंड फेस्टिवल इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट्स, चैरिटी एंड फंडरेजिंग इवेंट। सबके मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे, कॉर्पोरेट इवेंट्स के एग्जांपल, प्राइवेट एंड सोशल इवेंट्स के सबके एग्जांपल्स। अगर आप लोगों को ये याद याद रखने में टफ है तो कॉर्पोरेट इवेंट्स वगैरह में आप मैंने आपको प्रोडक्ट लॉन्च एसूस वगैरह के बारे में आपको बताया था, प्राइवेट एंड सोशल मीडिया शादी वगैरह के बारे में, एलिमिनेट मीटअप्स के बारे में बताया था, कल्चर एंड फेस्टिवल आपको जो छठ पूजा वगैरह, महाकुंभ वगैरह, इन सब क्या मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे। स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, क्रिकेट फीफा के बारे में। चैरिटी और फंड रेजिंग के इवेंट्स के बारे में मैंने आपको कंसर्ट वगैरह, गाला डिनर्स वगैरह के बारे में, अवार्ड सेरेमनीज बारे में समझाया था। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो मैंने आपको स्कोप ऑफ इवेंट मैनेजमेंट पढ़ाया था, स्कोप ऑफ इवेंट मैनेजमेंट की मैंने आपको पर्सनल स्लाइड भी दिखाई थी। उसमें मैंने आपको काफ़ी टाइप के स्कोप्स भी बताए थे, काफ़ी सारी आपको साइट्स विजिट भी करवाई थी मैंने। साइट विजिट करवाई थी तो उन साइट विजिट पे मैंने इंडिया के कुछ इवेंट मैनेजमेंट के आपको इंस्टीट्यूट भी दिखाए थे। उसके बाद प्रोफेशनल रोल्स भी मैंने आपको दिखाई थी, आपको सैलरी एक्सपेक्टेशंस भी बताई थी, स्पेशलाइजेशन करने से और क्या सैलरी में ग्रोथ मिलती है वो भी मैंने आपको बताया। और कोर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में भी, आज मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है तो बच्चों थोड़ा उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ करना, ठीक है। मैंने आपको कोर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर भी बताया इस चीज़ के, ठीक है। उसके बाद में जो स्किल्स इससे गेंड होती है, मैंने आपको रोल ऑफ क्रिएटिविटी बताया था। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ इवेंट मैनेजमेंट स्मार्ट के बारे में बताया था कि स्मार्ट क्या होता है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एग्रीड, रियलिस्टिक एंड टाइम्ड के बारे में बताया था। रोल ऑफ क्रिएटिविटी मैंने आपको बताया था। इवेंट कमेटी मैंने आपको समझाई थी, एक बिग कमेटी का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। और फिर इवेंट क्लासिफिकेशन उनको आज से करना था। लेकिन मैंने आपको कल जब छोड़ा था इस जगह पे तो मैंने यहाँ पे आपको एक एक ह्यूमन और एक ऑक्टोपस मॉडल भी आपको मैंने एक समझाया था। वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, वो मेरे केवल एक समझाने का तरीका है। और ये इवेंट कमेटी से लेके आपको एक एनुअल मीटिंग के बारे में भी आपको बताया था मैंने, ठीक है। चलो हम चलते हैं अब इवेंट क्लासिफिकेशन। और अब आपने एक बार रिवाइज सब कुछ कर लिया है तो मैं आपको सबसे बात बताता हूँ, जो कॉर्पोरेट के इवेंट्स होते हैं ना, उनका मेन टारगेट जो होता है, उनका मेन टारगेट होता है ब्रांड अलाइनमेंट, नेटवर्किंग, लीड जनरेशन। इसका मतलब आप समझ रहे हो, उनके किसी भी इवेंट का मतलब है कि उनकी जो कॉरपोरेट गैदरिंग्स होंगी, उन कॉरपोरेट गैदरिंग्स में जो लोग आएंगे, उनके थ्रू उनकी कंपनी की नेटवर्किंग बढ़े, उनके कंपनी की ब्रांड अलाइनमेंट बढ़े, उनकी कंपनी आगे से आगे उस फील्ड में लीड्स प्राप्त करे। समझे मेरी कुछ बात? मेरे कहने का मतलब एक कंपनी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या होते हैं? उनका ब्रांड नेम, उनकी प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, उनकी सेल्स एंड मार्केटिंग, उनकी एसीओ टीम, उनकी साइट वगैरह, ये सब चीजें उनके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। और क्लाइंट क्लाइंट कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो ये सब चीजें एक कॉर्पोरेट को बहुत, कॉर्पोरेट और एक किसी कंपनी को ऊपर पहुंचाती हैं। तो ऑब्वियसली इनके किसी इवेंट का भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही होगा। सिमिलरली जो सोशल एंड पर्सनल इवेंट्स होते हैं वो सेलिब्रेशंस के लिए होते हैं, ठीक है। अब जो सेलिब्रेशन और किसी
फैमिली में हुई वेडिंग, बर्थडे, फेस्टिवल, ये सब टाइप की जो चीजें होती है, वो पर्सनल बॉन्डिंग, कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी एंगेजमेंट, कम्युनिकेशंस वगैरह, आपसी लोगों में संबंध वगैरह, रिलेशनशिप्स वगैरह, वो सब चीजें रिलेटिव वगैरह सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं, तो उन सब चीजों के लिए होती है। तो उनका मेन गोल यही होता है कि सेलिब्रेटिंग माइलस्टोन उनका पूरा होना चाहिए, पर्सनल बॉन्डिंग्स बढ़नी चाहिए, तो यही सब उनके गोल होते हैं। ठीक है। सिमिलरली कल्चरल एंड फेस्टिवल्स जो टाइप ऑफ इवेंट होते हैं, म्यूजिक फेस्टिवल एंड आर्ट एग्जीबिशन, इन सब के लिए मैंने आपको वही बताया, कम्युनिटी आउटरीच, कल्चरल प्रिजर्वेशन। अब जैसे कोई भी आर्ट एग्जीबिशन होगा या फिर कोई म्यूजिक फेस्टिवल होगा, तो ये समझिए मेरे मेरे से कि कोई भी आर्ट एग्जीबिशन होगा जिसमें कोई पुरानी आर्ट्स जो हिस्टोरी को ग्लोरीफाई करती हैं, वो एग्जिबिट करी जा रही हैं, प्रदर्शनी की जा रही है। एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी। तो वो सब चीजें की जा रही हैं, तो वो करने का क्या मोटिव है? कल्चरल वो प्रिजर्वेशन, कल्चरल प्रिजर्वेशन का ही उनका मेन मोटिव होता है। सेकंड चीज क्या होता है? कम्युनिटी आउटरीच। कम्युनिटी आउटरीच मतलब जो उन जिस कम्युनिटी से ये सब चीजें बिलोंग करती हैं, उस कम्युनिटी से भी ये चीजें बाहर जाएं और उस कम्युनिटी के लोगों तक भी ये चीजें पहुंचे। मीन्स वो चीजें सब तक पहुंचे हैं, उनका मेन मोटिव यही होता है। तो एक इवेंट इन सब चीजों, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एक इवेंट का। ठीक है। सिमिलरली स्पोर्ट्स जो होते हैं, मैराथन, टूर्नामेंट, लीग्स वगैरह, इनका मेन, दीज आर द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। अब ये समझिए, कोई भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का मेन गोल क्या होगा? जैसे पुराने जमाने में हर कोई क्रिकेट को रेडियो पे सुनता था, लेकिन उसके बाद टीवी पे देखने लगा। स्टेडियम में लोग देखते हैं, टीवी पे लोग देखते हैं, रेडियो पे लोग सुनते हैं। आपने हॉटस्टार देखा होगा, हॉटस्टार पे लोग सुनते हैं। अब हर जगह ये सब चीजें हो रही हैं, तो किसी न तरीके से तो हो रही होंगी। जैसे ब्रॉडकास्टिंग होती है टीवी पे और एप्स पे। ठीक है, टेलीकास्टिंग होती है, ब्रॉडकास्टिंग होती है। मेन, अगर जो उसको डिजिटलाइज फॉर्म में करना है, तो ये तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा ही होगा। और कोई भी लीग करवाई जा रही है, तो उसमें एक चीज क्या होगी? एथलेटिक परफॉर्मेंस। कि अगर एथलेटिक की जो एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स की अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो उस पे मीडिया आउटरीच भी बढ़ेगा, प्रमोशन भी बढ़ेगा, ब्रांड एंडोर्समेंट भी बढ़ेगी, स्पॉन्सरशिप भी बढ़ेगी। ये समझ रहे हो जो चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ? मतलब हर चीज का, हर इवेंट का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। अब ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो जो मैंने आपको बताए हैं, इन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को एक बार आप खुद से समझने की कोशिश करें कि ये क्या है। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपने देखे। अब एक बार के लिए मैं आपको कल का जो ये टॉपिक जो बचा हुआ था, इसको भी एक बार कवर कर देता हूँ। ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट प्रेसिडेंट ओवरसीज एग्जीक्यूटिव कमिटी, रन्स मीटिंग, लाइसेंस विद क्लाइंट्स एंड स्टेक होल्डर्स। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है। और ठीक है, बेसिकली जो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और प्रेसिडेंट होता है, उसका और बिग कमेटी का स्ट्रक्चर है ये, उसका एक ही काम होता है
कि वो मीटिंगें करवाएगा, क्लाइंट्स हैंडल करेगा और स्टेक होल्डर्स पे ध्यान देगा, जो उस इवेंट को करवाने वाले हैं और जो करने वाले हैं, सॉरी, जो इवेंट को करने वाले हैं और जो करवाने वाले हैं, मीटिंग स्मूथली रन हो, ये सब चीजों पर उसका ध्यान होगा। ट्रेजरार, जैसे कि कॉलेज में होता है रजिस्ट्रार, स्टेनोग्राफर, ये सब चीजें जो होती हैं, तो उन सबका वर्क क्या होता है कि वो किसी लिपिक वर्क मतलब लिखने लायक काम वाला वो सब चीजें वो करेंगे। तो सिमिलरली ट्रेजरर का भी यही काम होता है कि ये क्रिएट्स, मैनेजेस बजट, ठीक है, अप्रूव्स स्पेंडिंग एंड ओवरसीज एक्सपेंसेस, ठीक है, ये सब चीजें देखेगा, ठीक है। अब इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इवेंट्स, ये इसका मेन काम क्या होगा, जैसे कि ये जो कोई वेन्यू आपने सेलेक्ट किया उसकी प्री बुकिंग डेट्स निकाल के आपको देगा, वहाँ ऑन स्टेज वर्क और बैक स्टेज वर्क ये सारी चीजें संभालेगा, टीम कोऑर्डिनेशन संभालेगा। मार्केटिंग डायरेक्टर आपके कोई इवेंट के लिए वेबसाइट डेवलपमेंट हो गई, प्रमोशनल कैंपेन हो गए, स्पोक पर्सन जो आपके लिए आगे कोई आपका जो प्रमोशन करेगा उसके लिए, जो कोई सेलिब्रिटी हो गया, ये, ठीक है। सिमिलरली कम्युनिकेशन एंड सब कमिटी, ये सारी सब कमिटियां हैं जितनी भी हैं, इन सब का मेन काम वही होगा जो ऊपर वाले ये लोग देंगे, ठीक है, ये इनका एग्जीक्यूशन का काम इनको देंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं इसमें से कुछ और की हाइलाइट्स बताने वाला था। ये सब चीजें मैंने पहले भी आपको अच्छे से बताई हैं, लेकिन मैं इनको दोबारा वैसे बताना नहीं चाहूंगा कि लीडिंग एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, ये सब चीजें मैंने आपको वैसे बता दी हैं। ग्लोसरी का मतलब होता है जो जो हमने एक्स्ट्रा निकाल के दिए, टर्मिनोलॉजीज, इसका मतलब होता है वो, ठीक है। ये सब चीज़ें तो मुझे आपको अभी तक पढ़ानी है, बिब्लियोग्राफी वगैरह तो, बट मैं आपका टॉपिक ढूंढ रहा हूँ, जो टॉपिक मैंने प्रॉपरली बना के रखा है। ये देखिए, देयर आर डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स, ठीक है। द बेसिक वन क्लासिफाइज इवेंट्स एज प्लान्ड एंड अनप्लान्ड। आप किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, आपने हाथ वाथ प्लान बनाया, आप ट्रिप पे चले गए, समझ रहे हैं। एक होती है प्रॉपरली, एक जो कंपनी एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करवाती है, 7 डेज 8 नाइट्स, प्रॉपर कार बाइक जाता है, प्रॉपर एक बजट होता है उसका, ठीक है। कुछ इवेंट्स होते हैं प्लान्ड होते हैं, कुछ अनप्लान्ड होते हैं। प्लान्ड प्लान्ड इवेंट्स आर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है। दे रिक्वायर सेटअप, मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव्स एंड सर्टेन लेंथ ऑफ टाइम। इनके कहने का क्या मतलब था, मतलब कि अब तक जो जो मैंने आप चीज आपको बताया, क्राइटेरिया, क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट,
जो प्लान्ड का होगा, यही हमारा सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है। क्योंकि एक प्लान्ड इवेंट में ही सेटअप। अब एक आपको टर्मिनोलॉजी में बड़ी इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जिसको मैं रेड कलर से भी आपके लिए वो कर देता हूँ, ये। ठीक है, बाकी वापस हम येलो पे चलते हैं। रिक्वायर सेटअप, मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव्स, सर्टन लेंथ ऑफ टाइम। बेसिकली क्या है, जो प्लान्ड इवेंट्स जो होते हैं ना, वही इवेंट मैनेजमेंट का स्टडी ऑफ सब्जेक्ट है। क्योंकि अनप्लान्ड इवेंट तो क्या है, वो तो एक्सीडेंट्स की तरह है, जो इंस्टेंटली हो भी सकते। देखो काफी चीजें होती है, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ ऐसे फेस्टिवल होते हैं जो बहुत ही स्मॉल स्केल के होते हैं। जस्ट लाइक, आपको मैं बता देता हूँ, कोई एग्जांपल लीजिए। अभी इसका मुझे एग्जांपल याद नहीं आ रहा, अदरवाइज मैं आपको एग्जांपल देता। बट कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें बड़े रिक्वायरमेंट्स वगैरह इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं होती, तो दैट्स द मेन थिंग। ठीक है। तो जो अनप्लान्ड इवेंट्स आर accidents, natural disasters, and other similar, and they will not taken into consideration in this unit. ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स में हमेशा वही क्राइटेरिया है, वही क्राइटेरिया है इस क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स का, कि आइदर या तो इवेंट प्लान्ड हो, इवेंट का कोई पर्पस हो, इवेंट किसी सेट ऑफ गोल के लिए किया जाए, ठीक है, जिसके लिए रिक्वायर्ड प्लानिंग की जरूरत हो। ठीक है। अब ये देखिए, अब अनप्लान्ड इवेंट्स और प्लान्ड इवेंट्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इवेंट्स ऑफर यूनिक फॉर्म ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। अब जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उन सबको पहले हाईलाइट कर लीजिए। फॉर्म ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन रेंजिंग इन स्केल फ्रॉम स्मॉल कम्युनिटी फेस्टिवल्स थ्रो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स ऑन द लार्जेस्ट ऑफ ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट्स सच एज ओलंपिक गेम्स, फीफा। इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था प्रॉपरली, आपको ये याद होगा प्रॉपर, फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है। One of the key differences between events and traditional attraction is the period of time over which they impact the host community or region. Basically, इसके कहने का मतलब है कि इवेंट्स का जो इवेंट एक यूनिक फॉर्म ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन है। कि एक होता है कि जो ट्रेडिशनल अट्रैक्शंस होते हैं, कि मान लीजिए कोई फेस्टिवल में जो लोग आएंगे वो एक स्पोर्ट इवेंट्स में नहीं जाएंगे, और जो स्पोर्ट्स इवेंट्स में जो लोग जाएंगे मतलब यूनिक ऑडियंस है हर किसी की। तो दोनों में जो की डिफरेंस है बिटवीन, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ क्लासिफिकेशंस बता रहा हूँ इन चीज़ों में, तो आप लोग इवेंट्स और ट्रेडिशनल, जो ट्रेडिशनल टूरिस्ट फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन है उसमें डिफरेंस समझिए। दोनों में डिफरेंस क्या है, इज द पीरियड ऑफ टाइम ओवर विच दे इम्पैक्ट द होस्ट कम्युनिटी और रीजन। कि वो जिस कम्युनिटी और रीजन में वो होस्ट हो रहे हैं। अब महाकुंभ में कोई क्रिकेट का गेम तो होगा नहीं, ठीक है, वहाँ मेला ही होगा। ठीक है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग विच वी हैव टू रिमाइंड, कि डेस्टिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट इन दिस एरिया। ठीक है। अब आगे बढ़िए। इवेंट्स आर शॉर्ट टर्म बाय डेफिनेशन। ठीक है। ऑफ्टन लास्टिंग वन, ओनली 1 or 2 days। ये मैंने आपको इसके डेफिनेशन में बताया था। ऑल्दो सम लार्जर इवेंट्स कैन सिग्निफिकेंटली लॉन्गर इवन वीक, एग्जाम्पल कुंभ मेला इन इंडिया। ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने अब तक आपको दिए थे, वो सब आपको अब दिख रहे हैं। आपको ये लग रहा होगा मैं यहीं से पढ़ के बता रहा हूँ, नहीं, लेकिन ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं क्योंकि ये इवेंट्स हैं।
while fixed attractions tend to draw visitors seasonally। जैसे क्या होता है कि कोई भी जो फिक्स्ड इवेंट नहीं होगा, जो कोई फिक्स्ड इवेंट जो होते हैं ना, जो हमेशा मान लीजिए साल में एक त्योहार आपका छठ पूजा का होना है, वहां तो जो सेम टाइम पे जो विजिटर्स आएंगे वो तो फिक्स हैं ही, वो तो आएंगे ही। और ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, when considering the scale impact of events, they fall into four broad categories। अब क्या है ना कि हमने विजिटर्स के जो ऑडियंस है उनके बेसिस पे इवेंट्स को हमने चार टाइप में क्लासिफाइड कर दिया। किस किस में? ये देखिए आप, मेगा, हॉलमार्क, मेजर और लोकल। ठीक है, ये देखिए किस किस में अपन ने किया था मेगा इवेंट। ये होंगे लार्ज इवेंट्स, जस्ट लाइक फीफा। ठीक है, जस्ट लाइक फीफा की तरह होंगे ये। ठीक है, फुटबॉल की तरह ये होंगे बड़े इवेंट्स। ठीक है, हॉलमार्क इवेंट, जिनके कुछ फिक्स निशांस वगैरह जो होंगे वो होंगे हॉलमार्क्स इवेंट्स। ठीक है, और लोकल इवेंट्स होंगे जो अपने एनुअली फिक्स्ड हैं, वो सब ठीक है, जो फिक्स होने ही है। और मेजर इवेंट्स जो होते हैं वो ऐसे मान लीजिए फेस्टिवल वगैरह, इन सब में जो आते हैं, जैसे महाकुंभ वगैरह जो एग्जांपल थे वो इन मेजर इवेंट्स वगैरह के हैं। ठीक है, तक समझा आप लोगों ने कि इवेंट क्लासिफिकेशन कैसे हुआ? ये इवेंट क्लासिफिकेशन की मेरी पीडीएफ भी है, मैं आपको ये भी समझाता हूँ। ये देखिए, इवेंट्स विथ इंटरनेशनल अपील and true global reach typically fall into the category of major और मेगा इवेंट। आप वर्ड मेजर और मेगा को यहाँ पे हाईलाइट करें। ठीक है, अब बेसिकली जो ये वर्ड है, जो वर्ड मेगा और मेजर ही किसी बड़ी चीज को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो वर्ड जो वर्ड मेजर और मेगा है वो किसी बड़ी चीज को वो करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो इनके कहने का मतलब क्या है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इवेंट्स होते हैं जैसे फीफा हो गए, क्रिकेट हो गए, ठीक है, जो पोटेंशियल रखते हैं इंटरनेशनल ऑडियंस को भी और इंडियन ऑडियंस को भी रीच आउट करने का, वो मेजर और मेगा इवेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। सच इवेंट्स हैव द पोटेंशियल टू एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर लोकल डेवलपमेंट एंड टू डिलीवर अ रेंज ऑफ इकोनॉमिक। ये सब चीज आप ध्यान रखना। सबसे पहले कैटालिस्ट मतलब समझिए। ठीक है, कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी केमिस्ट्री की आपकी रिएक्शन होगी, उसमें मैं अगर कोई कैटलिस्ट डाल दूंगा, कैटलिस्ट मतलब कि कोई भी अभिक्रिया को तेज करने के लिए यूज किया गया पदार्थ कैटलिस्ट होता है। कोई सूक्ष्म सूक्ष्म मात्रा में यूज किया गया पदार्थ किसी अभिक्रिया को तेज करने के लिए किया जाए, उसको कैटलिस्ट बोला जाता है। ठीक है, अब एग्जैक्ट हिंदी तो मुझे इसकी नहीं पता, बट कैटलिस्ट एक रिएक्शन को फास्ट कर देता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन को फास्ट करने वाली चीज को कैटलिस्ट कहते हैं। और इस वर्ड को यूज वहां किया जाता है जहां किसी चीज को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, जैसे कि जो ये इवेंट्स होते हैं इनके अंदर पोटेंशियल, ये इनके अंदर इस लेवल का पोटेंशियल होता है कि जिस जगह पे ये इवेंट हो रहे हैं वहाँ का लोकल डेवलपमेंट, ठीक है, वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहाँ का सोशो कल्चरल डेवलपमेंट, वहाँ का इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट एंड अदर बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद इमेज। अब ये देख ली ब्रांडिंग
एंड एक्सपेंशन ऑफ द विजिटर इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है, देखो मान लीजिए कि आपके क्रिकेट मैच है आपके रांची में, तो मैंने रांची में कोई मैच करवाया। रांची में अगर मैं मैच करवा रहा हूँ तो रांची के लोगों को लोकल डेवलपमेंट मिलेगा। लोकल डेवलपमेंट कैसे मिलेगा, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो फूड वगैरह के स्टॉल्स लगा सकते हैं। उन लोगों को जो विजिटर्स आएंगे उनको कुछ अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, तो उनके लोकल डेवलपमेंट होगा। सोशो कल्चरल डेवलपमेंट कैसे होगा, वहाँ का जो कल्चर है वो आगे फैलेगा साथ में, और लोगों को उनके कल्चर को देखने का मौका मिलेगा। तो उससे क्या फायदा होगा कि डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी। ठीक है। इन्वायरमेंटल इंक्रीज, अब इन्वायरमेंटल देखो कंसेंसस ऐसे होते हैं कि देखो कहीं भी कोई चीज होती है, जैसे कि आज के टाइम क्रिकेट में एक चीज चलती है कि डॉट बॉल पे पैड लगना। तो ऐसे काफी छोटी मोटी ऐसी चीजें होती है जो आइदर चैरिटी फंड रेजिंग के थ्रू हो गई। इन सब के थ्रू क्या होता है कि इन्वायरमेंटल इंक्रीजमेंट भी होता है। अदर बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद इमेज ब्रांडिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ द विजिटर इकोनॉमी। इमेज ब्रांडिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ द विजिटर इकोनॉमी। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जिस जगह इवेंट हो रहे हैं, ठीक है, या फिर जो भी प्रमोशन वगैरह वहां पे हो रहे हैं, उनकी ब्रांडिंग इमेज एक्सपेंशन वगैरह, जो विजिटर वगैरह जो आएंगे उनकी इकोनॉमी को भी बहुत बेनिफिट होगा इन सब चीजों से, क्योंकि मेगा इवेंट एक बहुत बहुत ही बड़े इवेंट्स, बहुत बड़े लेवल के इवेंट्स होते हैं। ठीक है। मेगा इवेंट्स एज लार्जेस्ट Mega events, as the largest and highest profile of all events, invariably require the most significant sophisticated सॉरी, मेरे को इस वर्ड में बहुत प्रॉब्लम होती है काफ़ी बार, आप लोगों को भी काफ़ी प्रोनाउंस करने में ऐसा वर्ड कुछ होते होंगे। जैसे वनरेबल, मैंने उस दिन भी बोला वल्नरेबल, जबकि मुझे स्पेलिंग्स आती है। ठीक है। VULNERABLE, ठीक है, RABLE, वल्नरेबल, वल्नरेबल, सोफिस्टिकेटेड। अब ये मुझे वर्ड्स आते हैं बट इनमें प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी बार बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है, मेरे को भी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आई एम इज ऑल्सो जस्ट अ टीचर, आई एम नॉट अ गॉड। तो सॉरी फॉर दैट। वेल कंटिन्यू। तो क्या चीज़ थी कि देखो एक जो मेगा इवेंट होता है उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है ना, सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, एक्सपेंसिव होस्ट होने चाहिए। ठीक है, उसके बिडिंग प्रोसेसेस भी हाई होंगे, और जो डिलीवरी ऑफ थिंग है उसमें भी टाइम लगेगा। जैसे कि फीफा जब ऑर्गेनाइज होता है तो फीफा ऐसे ही नहीं ऑर्गेनाइज हो जाता। तो मैं जो आपको बता रहा था वो ऐसे ही नहीं हो जाता। हमेशा सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो कॉम्पिटिटिव, मतलब उसी आदमी को वो इवेंट करवाने का मौका मिलेगा जो उसमें सबसे अच्छी बिडिंग करेगा। बिडिंग का मतलब बोली लगाएगा। ठीक है। और ऐसे इवेंट को करवाने के लिए बहुत बड़े वेन्यूज चाहिए होते हैं, बहुत बड़ी लॉजिस्टिक टीम चाहिए होती है, बहुत बड़ी ऑडियो विजुअलाइजेशन टीम चाहिए होती है, बहुत बड़ा ब्रॉडकास्टिंग टीम चाहिए होती है। तो बेसिकली ऐसे जो इवेंट्स को करवाने में टाइम लगता है वो भी ज़्यादा लगता है, कम नहीं लगता है कभी। ठीक है। दे ऑल्सो टेंड टू हैव द लॉन्गेस्ट लेगेसी पीरियड। तो बेसिकली एक जो फुटबॉल फुटबॉल छोड़ो, आप एक आईपीएल का देखिए, आईपीएल 2 महीने चलता है, 2 से 1.5 महीने चलता है। तो दे हैव अ प्रॉपर शेड्यूल, दे हैव अ लॉन्ग स्पैन ऑफ अ टाइम टू कंटिन्यू देयर इवेंट। ठीक है। the events continue run over and over and month, and the revenue generates, local people get employment, and at the end of the every event, who get benefited? The event manager, the broadcasting team, the branding team, the promoting team, the proper organization who organized the event, sponsorship departments and all, and brands and all. ठीक है।
अब आपको एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि जो ये इवेंट्स होते हैं ना, जो बड़े इवेंट्स होते हैं, जो मेगा हो गए, मेजर इवेंट्स जो होते हैं, ये जो इवेंट्स होते हैं ये कई बार जरूर, ये एक आदमी के बस की बात है भी नहीं। ये इस इवेंट्स में नेशनल लेवल पे रेवेन्यू इन्वॉल्व होता है, नेशनल लेवल पे एथलीट्स इन्वॉल्व होते हैं, सेलिब्रिटी इन्वॉल्व होता है, नेशनल लेवल पे ब्रांड इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। और ये किसी भी कंट्री की इमेज, वहाँ वहाँ की डाइवर्सिटी, वहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहाँ का सोशल डेवलपमेंट, इन सब के लिए इन सबको एनहेंस करता है। ठीक है। तो मेगा और मेजर इवेंट्स एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक अर्निंग सोर्स भी है। समझ रहे मेरी बात? जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट एंड क्रॉस कल्चरल इशू आर सम ऑफ द लिमिटेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस इवेंट्स। ये वाला जो पॉइंट है मैं आपको पर्सनली वापस, ये तो प्रॉब्लम्स आ गई, प्रॉब्लम्स यहाँ से लेके इसमें क्या क्या इश्यूज होते हैं मेगा इवेंट्स के, ये तो मैं लास्ट में बताऊंगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज सब चीज़ें लास्ट में आती है। Despite this, many countries continue to with the investment of resources necessary to bid for and potentially host these mega events as the one of they can provide commensurate returns। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हर एक कंट्री में चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या ना हो, ठीक है, वो अपना इन्वेस्टमेंट इन मेगा इवेंट्स में इन्वेस्ट करेगी ही करेगी। और आई कैन से every country want that their resources or a part of resources can go for these type of events, cause these mega and major events have potential to generate a return of investment at a higher level. From that, a country or a people of that country can get employment, cultural clarifications, environmental developments, socio-cultural developments, and all. Okay. फॉर द लार्जेस्ट ऑफ, अब आप ये लाइन, अब जैसे कि इसमें काफ़ी बार प्रॉब्लम्स भी आती हैं। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हो गई, फैसिलिटीज़ प्रॉब्लम हो गई, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रॉब्लम हो गई, क्रॉस कल्चरल इश्यूज हो गए, और सम ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो गई। ठीक है। ये सब भी आती हैं इस सब चीज़ों में। For the largest of the events in particular, the specific aims and desired outcomes from a national perspective may vary between potential host candidates depending on their level of economic development, existing infrastructure, identify security needs, plans for urban regeneration, current and desired international image, maturity as a tourism destination, and sustainability credentials। इसमें कुछ चीज़ गलत लिखी हुई है शायद। अर्बन रीजनरेशन, करंट, डिजायर्ड इंटरनेशनल इमेज, मैच्योरिटी एज अ टूरिज्म डेस्टिनेशन, सस्टेनेबिलिटी क्रेडेंशियल्स। तो हाँ, नहीं, ठीक है, ठीक है। अर्बन रीजनरेशन, करंट, डिजायर्ड इंटरनेशनल स्टेज, इमेज, मैच्योरिटी एज अ टूरिज्म डेस्टिनेशन एंड सस्टेनेबिलिटी क्रेडेंशियल्स। ये काफ़ी बार इतना मुझे बाद में, जब, देखो बच्चों, आपको कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा यार। जब आप, इंसान के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है उसकी नींद। ठीक है। अगर नींद वक्त पे नहीं है ना, तो आप कभी भी अपने फुल पोटेंशियल पे वर्क नहीं कर सकते।
जैसे कि मैं आपको समझाऊं, मैं नहीं सोया हूँ आज अभी तक, या फिर मैं कह सकता हूँ कि मैं किसी काम की वजह से नहीं सो पाया, किसी फंक्शन के कारण मैं सो नहीं पाया, और बट आई हैव टू टीच समवन, तो ड्यूटीज आर फर्स्ट। तो उसके कारण आज आपने देखा होगा मेरी जो वॉइस है वो बहुत शटर कर रही है। माई वॉइस इज completely shattered now. My confidence is currently at a down level, and my potential is not at a 100%, because I I'm sleepy, or I can say just like I'm a buzzy at a time. But I have a capability to teach someone, or to motivate someone, or to give some knowledge or skill set to someone, so I can teach. ठीक है, तो इन सबको छोड़िए। अब हमारे फिर कोई स्कॉलर आए, जिनको बोलते हैं हम गेट्स, डिफाइंस देम। उन्होंने मेगा इवेंट्स को डिफाइन किया है by way of their size or significance, are those that yield extraordinarily high levels of tourism, mega coverages, media coverages, prestige, or economic impact for the host community, venue, or organization. Another author, Hall, explains that mega events owe their name to their size in terms of attendance, target market level of public financial involvement, political effect, extent of television coverage, construction of facilities, and impact and on economic and social fabric of the host community. ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं सबसे पहले, कि जैसे कि आपने एक मैच के बारे में सुना होगा, विम्बलडन बैडमिंटन का मैच। अब कोई स्टूडेंट मुझसे कहेगा सर उसमें तो ऑडियंस भी ज्यादा नहीं होती। नहीं, होल यही समझाना चाहता है। होल समझाना चाहता है दैट मेगा इवेंट्स ओ देयर नेम टू देयर साइज। समझ रहे हो? हॉल का कहने का मतलब है कि जो एक इवेंट का जो नेम होता है ना, उसी से उसकी साइज का पता लगता है। अब विम्बलडन के जो बैडमिंटन मैचेस होते हैं वो चाहे साइज, क्राउड एंगेजमेंट में चाहे बड़े ना हो, बट देयर प्रेस्टीज, उनकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल फैब्रिक जो उनका बुला बुना हुआ है कम्युनिटी के अंडर, मतलब वहां पे जो ऑडियंस होती है, मान लीजिए आपके सामने कुछ एथलीट खेल रहे हैं, तो एक तो होता है कि नॉर्मल ऑडियंस हो, बट एक होता है कि ऑडियंस में वो एथलीट उस, या तो उस फील्ड के या अनदर स्पोर्ट्स फील्ड के या फिर किसी भी फील्ड के बहुत अपर लेवल के सेलिब्रिटीज वहां पे एज अ ऑडियंस हो। तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ प्रेस्टीज एंड मीडिया कवरेज, और उससे क्या होगा, हाई लेवल्स ऑफ टूरिज्म जनरेट होंगे। समझे? अब सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा मेजर इवेंट, उसके बाद अपन हॉलमार्क में जाएंगे, फिर लोकल पे जाएंगे। ठीक है? मेजर इवेंट्स इज अ लार्ज स्केल इवेंट strong public interest and media coverage. Major events attract large number of visitors, help the organizers to achieve good economic results. In practice of the management of events, these events are often sports oriented, ये ज़्यादातर sports type के होते हैं, with an international reputation and defined structure of competition. For example, Formula One Grand Prix, traditional fair exhibitions held at Pragati Maidan, New Delhi. आपको पता होगा इंडिया में अभी भी न्यू फार्मूला वन ट्रैक, जो ओल्ड वाला था उसे भी स्टार्ट वापस किया जा रहा है, कि इंडिया में वापस फार्मूला वन को लाई जाए। तो जो बच्चे फार्मूला नहीं जानते हैं, फार्मूला वन को नहीं जानते हैं, ये एक
कार्ट रेसिंग होती है, कार रेसिंग होती है सॉरी, जिसमें काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां मर्सिडीज, BMW, फेरारी, ठीक है, ये सब इसमें पार्टिसिपेट करती है, बड़ी बड़ी कंपनियां। और उनके ड्राइवर्स होते हैं, उनका पे आउट भी बहुत बड़े लेवल पे होता है। तो इस टाइप के जो इवेंट्स आते हैं वो मेजर इवेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। हॉलमार्क इवेंट, ठीक है, एक बार के लिए आप रीड करिए इसे, फिर मैं आपको समझाता हूँ। समझ गए? कुछ समझा कोई इससे? हॉलमार्क का मतलब मान लीजिए बिहार, बिहार में क्या फेमस है, छठ पूजा, जयपुर में क्या फेमस है, गणगौर, पुष्कर में क्या फेमस है, होली, ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए अभी अभी इस मानसून चल रहा है तो इस समय कावड़ यात्रा हरियाणा के लिए बड़ा फेमस इवेंट है। गोवा में आप जाएंगे पार्टीज के लिए, कार्निवल बहुत फेमस है, ठीक है। दशहरा यहाँ कुल्लू का मेंशन है, खुजरो डांस फेस्टिवल फेमस है। सिमिलरली आप हिमाचल के नाटी वगैरह, मतलब कि जहाँ की भी जिस टाइप की चीज फेमस होगी, जैसे बोला जाता है कि दिवाली हमेशा अयोध्या की देखी जाए, सॉरी, जैसे बोला जाता है कि दिवाली हमेशा अयोध्या की देखी जाए, तो इस टाइप की चीजें हमेशा ये होनी चाहिए, ठीक है। तो जहाँ की जो चीज फेमस है वो वहाँ का एक हॉलमार्क, हॉलमार्क समझते हैं, जैसे सोने गोल्ड पे एक हॉलमार्क होता है कि दिस इज द मार्क फ्रॉम इट ओरिजिनेटेड, ठीक है। और उस चीज को वहां से और मतलब कि रिकॉग्निशन मिली। दिस आर द इवेंट विद डिस्टिंक्टिव क्वालिटी of the program. Hallmark events are so identified with the spirit and soul of the host community, ठीक है। अब ये एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से भी बिलोंग कर सकता है, रिलीजियस ग्रुप से भी बिलोंग कर सकता है, कम्युनिटी का मतलब यहाँ स्टेट से भी बिलोंग कर सकता है, प्लेस से भी बिलोंग कर सकता है, बिकम सिनोनिमस विद द नेम ऑफ द प्लेस एंड गेन विस्पर्ड रिकॉग्निशन एंड अवेयरनेस। मतलब एक लेवल पे जाके इनको रिकॉग्निशन मिल चुकी है। हॉलमार्क इवेंट्स आर ऑफ द स्पेशल इंपॉर्टेंस एंड अट्रैक्टिवनेस बोथ फॉर द पार्टिसिपेंट्स एंड विजिटर्स। अब मान लीजिए मैं राजस्थान का हूँ, मैं छठ पूजा में जाके मैं उसको छठ पूजा जाके मैं देखता हूँ तो मुझे कुछ उसमें डिफरेंट लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा, वो मेरे लिए एक न्यू होगा। वो कल्चर डाइवर्सिफिकेशन भी होगा। और मैं आऊँगा तो वहाँ की कोनो, जैसे कि अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो या तो वो आए या फिर मैं जाऊँ, दोनों ही जगह जाऊँ। अगर वो आपसी आना जाना होगा और कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। और एक डिफरेंट काइंड ऑफ अट्रैक्टिवनेस भी बढ़ेगी, कंट्रीब्यूट। और ये ज़्यादातर इस चीज़ को ध्यान रखें, इमेज ऑफ डेस्टिनेशन, मेंटेन एंड रिवाइटलाइज द ट्रेडिशन। ये जो वर्ड है ना ट्रेडिशन, दिस इज द की पॉइंट। क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ कुल्लू, ये सब वहाँ के हॉलमार्क इवेंट्स हैं। These events are identified with the very essence of this place and their citizen and bring huge tourist revenue as well as the strong sense of local pride and international recognition. हॉलमार्क इवेंट्स आप लोगों को समझ में आया? हॉलमार्क इवेंट का मतलब होता है किसी जगह का प्रॉपरली एक जगह से ओरिजिनेट हुआ हुआ उनका क्लासिक कल्चरल ट्रेडिशन इवेंट, उसी को बोला जाता है हॉलमार्क। अब आ जाइए लोकल इवेंट। लोकल इवेंट इज एन इवेंट, इसको ज़्यादा
पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन नॉर्मल आप समझ लीजिए। लोकल इवेंट इज एन इवेंट दैट इज टारगेटेड मेनली फॉर लोकल ऑडियंसेज एंड स्टेज प्राइमरी फॉर देयर सोशल फन एंड एंटरटेनमेंट वैल्यू, जस्ट लाइक रामलीला। छोटे लेवल पे किसी गली मोहल्ले में जो रामलीला होती है, ठीक है, वो एक फेस्टिव, वो उनके लिए लोकल इवेंट हो गया। जागरण हो गया, एक कोई कॉन्सर्ट हो गया, और फेस्टिवल हो गए, लोहरी होगी, बैसाखी होगी, होली तो चलो पूरे उसमें खेला जाता है। एग्जीबिशन हो गए, साइंस एग्जीबिशंस हो गए, ठीक है। ये टर्म देखे यहाँ पे। These events often produce a range of benefits including engendering pride in the community, strengthening a feeling of belonging and creating a sense of place। इसका मतलब है कि जो लोकल इवेंट्स जो होते हैं वो वहाँ की लोकल कम्युनिटी को एक प्राइड और एक स्ट्रेंथ देते हैं कि वो वहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, और उनका ये अलग से उनके लिए ये बना हुआ है, जो लोकल इवेंट्स जो करते हैं। और जैसे जैसे वो बड़े लेवल पे जाएगा तो वो हॉलमार्क बनेगा, समझ रहे हो? यही लोकल इवेंट बड़े में जाके हॉलमार्क बनेंगे अगर बड़े लेवल पे होगा तो। लेकिन जैसे पंजाब में लोहरी मनाई जाती है, साउथ में पोंगल मनाया जाता है, तो उस टाइप से ये लोकल इवेंट्स होते हैं। ठीक है, आप लोग समझे इन सब चीज़ों को? चलो, आज हमने इवेंट क्लासिफिकेशन किया, वही छोटी टर्म, ठीक है। कल आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, और कल आपको 5 दिन पूरे हो जाएंगे तो मे बी या तो टेस्ट अपलोड होंगे आपके, या फिर मे बी असेसमेंट हो सकता है कल आपका। कल आपको 5C कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा, 5C फ्रेमवर्क भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। थैंक यू, शफा के, बाय बाय।